हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में हमने डिस्कस किया। पैराबोला का इक्वेशन अगर दिया हमको, अलजेब्रिक इक्वेशन दिया, तो उस इक्वेशन के सहारे से हम उस पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बातें की। आज हम देखते हैं कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, उनके बारे में भी आज चर्चा करके इस लेक्चर को आज फिनिश करते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसे हम आज खत्म करते हैं। तो देखिए, जो दूसरा जो कर्व है आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सर्कल। सर्कल भी एक लोकस ही है। लोकस मतलब हम तो जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही लोकस बोलते हैं। तो सर्कल यानी अगेन द सर्कल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स। तो किस तरह के पॉइंट्स के कलेक्शन को हम सर्कल बोलेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है उसका, ये वाई एक्सिस है। सपोज ये ओरिजिन है, ओके। तो यहां से मान लीजिएगा कोई तो रस्सी है हमारे पास। रस्सी का एक एंड जो है मैंने यहाँ पे बांध दिया, और रस्सी का जो दूसरा एंड है यहाँ पर है, और रस्सी का जो दूसरा एंड अभी मान लो यहाँ पर है, और रस्सी का जो लेंथ है वो r मान लेते हैं। यहां पर अगर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ओके, तो अगर हमने क्या किया, इस रस्सी को टाइट रखते हुए इस xy प्लेन में अगर मैंने इसको घुमाया, इस कॉर्ड को अगर हमने घुमाया, कीपिंग द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द कॉर्ड कांस्टेंट, ये इस तरह का कुछ शेप बनेगा। इस तरह का कुछ शेप बनेगा, राइट? इस तरह का कुछ शेप बनेगा। ये जो, बाप रे, खतरनाक बन रहा है। ये तो ड्राइंग बहुत खतरनाक है मेरी। तो ये जो शेप बन रहा है लगभग इसे हम सर्कल कहेंगे। लग तो नहीं रहा सर्कल जैसा, लेकिन इसे ही हम सर्कल कहेंगे। आप दिख रहा है थोड़ा सा, ये कुछ सर्कल कहेंगे, राइट? ये हमारा सर्कल है। तो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, इन सबकी जो दूरी होगी इस ओरिजिन वाले पॉइंट से सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी? r होगी, राइट? तो इसका मतलब दिस इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द लोकस ऑफ द सर्कल? सर्कल के लोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो ओरिजिन से फिक्स दूरी पे है, उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को ही मैं क्या बोलूंगा? सर्कल बोलूंगा। तो यहां पर इस सर्कल का एक्सप्रेशन, जो द रूल which all the points on the circle are obeying what they are at the fixed distance from the origin. And what is the distance? That is r. इस डिस्टेंस का अगर मैं फार्मूला निकालता हूं, हम सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। दो पॉइंट अगर हमें दिए तो एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए जनरल पॉइंट x, y है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 के बदले y है और y1 के बदले 0 है, इसका भी होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस तो हमेशा कहीं पर भी ले लो पॉइंट, इस सर्कमफरेंस पे आप कितने भी कहीं पर भी पॉइंट्स ले लो, सारे के सारे पॉइंट्स ओरिजिन से सेम दूरी पे है, तो डिस्टेंस r के बराबर है। तो इसे स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ से, तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल को दर्शाता है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन ये होगा, राइट? ये जो सर्कल है, इसका जो सर्कल का इक्वेशन ये है, और इस सर्कल का रेडियस r है, इस सर्कल का रेडियस r होगा, राइट? और इसका जो ओरिजिन है, सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन के पास है, राइट? इस सर्कल का जो सेंटर है ओरिजिन के पास है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके। तो यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन पाया है वो उस सर्कल के लिए है जिसका सेंटर ओरिजिन के पास है और जिसका रेडियस r है। तो ये भी जरूरी नहीं कि हर वक्त वो जो सर्कल है उसका जो सेंटर हमेशा ओरिजिन के पास ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी सेंटर कहीं और भी हो सकता है। तो देखिए वो उसका इक्वेशन कैसे होगा।
अभी मान लीजिएगा ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब तक तो जान चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम होती क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सर्कल है, ये सर्कल अब बन गया ठीक ठाक थोड़ा सा। तो ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर मान लो h, k, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k। इसका मतलब आप जानते हो ये डिस्टेंस होता है h और ये वाला डिस्टेंस होता है k। So now whatever the points, whichever the points are on the circle, अब वो कौन सा रूल फॉलो करते होंगे, कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हुए उस सर्कल पे एग्जिस्ट होते होंगे। देखिए अभी भी इस सर्कल के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट्स इस h, k पॉइंट से सेम दूरी पे है, कांस्टेंट दूरी पे, और वो दूरी को मैं r बोल देता हूं। सो ऑल दिस पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम h, k फॉर्म्स अ सर्कल। अब इसका इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन होगा, यहां पर अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला निकालता हूं तो क्या होना चाहिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें सर्कल का रेडियस r है और सेंटर जो है सर्कल का h, k पॉइंट के पास है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सर्कल। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तो अभी हमको नहीं चाहिए, फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतना ही हम देखने वाले हैं। अगर जो बच्चे मैथ्स को ऑप्ट कर रहे हैं 11th में, तो उन सब बच्चों के लिए जो मैथ्स में ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वहाँ पे आप इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ोगे, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, बहुत तरह तरह के इसके इक्वेशंस के रूप देखोगे। है सर्कल को लेके और भी कुछ बातें अगर हमको देखनी है तो क्या होता है, एक सर्कल है, ये सर्कल का ये रेडियस है r, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं AB। ये जो डिस्टेंस होता है, कोई भी एक सेगमेंट हम ले रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, इसको आर्क लेंथ या आर्क लेंथ बोल सकते हैं आप। इससे अगर मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये वाला एक पार्टिकल मान लीजिएगा यहाँ पर था, ये पॉइंट के पास, और सर्कल पर घूमते 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 यहाँ आया तो कुछ ना कुछ तो एंगल घुमा होगा। इस एंगल को हम इस L और R के टर्म में ऐसे डिफाइन करते हैं, थीटा इज इक्वल L अपॉन R, है ना। यहाँ पर एंगल जो लिया गया है वो रेडियन में लिया गया है। जानते तो हो आप, यूनिट के जो एंगल के जो यूनिट होते हैं रेडियन भी होते हैं और डिग्रीज में भी होते हैं। तो अगर रेडियन में अगर ये एंगल इस तरह से डिफाइन करता है, एंगल इन रेडियन थीटा इज इक्वल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, ये जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, ये जो पूरी लंबाई है उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r के बराबर होता है, अगर इसको s से रिप्रेजेंट करता हूं तो। ओके, और सर्कल का एरिया अगर आपको चाहिए, ये सब आपको याद होना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। यदि अगर हमने ये वाला एक सेक्टर लिया, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, आप यूनिटरी मेथड से इसे समझ सकते हैं। पूरा ये वाला एंगल मान लीजिएगा पाई 2 पाई होता है, 2 पाई एंगल का एरिया अगर ये है ना, ये वाला एरिया ये है, तो इसके हिसाब से यूनिट एंगल का एरिया, यूनिट रेडियन का एरिया जो होना चाहिए वो होगा a/2 पाई। तो कोई भी ये वाला एंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल बनाने वाला ये जो सेक्टर है, इसका जो एरिया मैं a' मानता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इसे मैं a' मानता हूं, तो दिस शुड बी इक्वल टू यूनिट एंगल का एरिया है a/2 पाई। ओके, तो थीटा एंगल का एरिया होगा a/2 पाई इंटू थीटा। याद रखना थीटा यहाँ पर रेडियन में है, तो a' उस सेक्टर का एरिया होगा। a का मतलब तो जानते हैं आप, पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर, नीचे भी 2 पाई है इंटू थीटा है, तो पाई गया तो ऊपर क्या बच रहा है r स्क्वायर, तो हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफी है सर्कल के बारे में, इससे ज्यादा और जरूरत तो नहीं है फिलहाल, ठीक। अभी जो दूसरा पार्ट है और एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिप्स। हमने सुना है, हम सब ने सुना होगा कि जितने भी प्लैनेट्स है सन के अबाउट में जब घूमते हैं तो उनकी जो पाथ होती है वो सर्कुलर नहीं होती है, वो एलिप्टिकल होती है।
राइट। तो डिग्री ऑफ एलिप्स की थोड़ी सी अलग अलग डिग्री से होते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेटली सर्कल है, कुछ बहुत ज़्यादा एलिप्सॉइड है। तो बहुत सारे प्लैनेट की जो पाथ होती है वो एलिप्स के जैसी होती है। इवन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो न्यूक्लियस के अबाउट में, उसकी भी जो पाथ होती है वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होती है, वो भी एलिप्टिकल होती है। तो देखिए ये एलिप्स ऐसे होता है। सर्कल को थोड़ा सा अगर हम मान लीजिएगा थोड़ा सा बेंड कर देते थे तो ये इस तरह का शेप बन जाता है। इसका स्पेशल केस ही सर्कल होता है, ठीक है। तो ये एलिप्स है। तो एलिप्स में एक ये जो डिस्टेंस है आपको जरा ज्यादा दिखता होगा और ये थोड़ा सा कम दिखता होगा। ये जो एक्सिस है इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। और ये जो लंबाई है सेंटर से लेके इस मेजर एक्सिस मतलब यहां तक की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ए। इसको जो बोल रहे हैं हम लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो बी है, इस बी को ये जो लंबाई है इसे हम बोल रहे हैं, जो छोटी लंबाई जो है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो इस ये वर्टेक्स है, ये यहाँ पर दो फोकाई होते हैं, दो अलग अलग फोकस होते हैं यहाँ पे। अगर इसकी आप सब लोग जानते हैं इसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कम होती है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट 0,0 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो इसका फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं a इंटू ई, ए टाइम्स ई। ए का मतलब ये लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस a इंटू ई, 0। और इधर वाले फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0। तो इसकी एलिप्स की एक खासियत क्या होती है कि एलिप्स से एक फोकस से यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है, ये P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, F2 से P की दूरी और P से F1 की दूरी, ये जो दूरी होती है F2 से P की दूरी और P से F1 की दूरी, ये जो दूरी है हमेशा कांस्टेंट होता है और ये वैल्यू हमेशा 2a के बराबर है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एलिप्स। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, इस एलिप्स के ऊपर, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस रूल को फॉलो करते हैं। तो आप मान लीजिएगा ये यहाँ पर कहीं पॉइंट लिया हमने, सपोज Q पॉइंट यहाँ पे है, F2 से Q की दूरी प्लस Q से इस F1 की दूरी, ये भी इसकी भी जो वैल्यू होगी F2 से Q की दूरी और Q से F1 की दूरी, ये भी 2a के बराबर ही होगी, राइट। सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एलिप्स। ये एलिप्स की कहानी है, थोड़ी सी हम बताने वाले हैं। और फाइनली एलिप्स का इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। एलिप्स जो है इस तरह का अगर एलिप्स है, अगर एक्स एक्सिस की तरफ सेमी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो एलिप्स का इक्वेशन होता है इस फॉर्म में, x² प्लस a स्क्वायर, x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल 1। ये है हमारा एलिप्स का इक्वेशन जिसमें सेंटर ऑफ द एलिप्स इज ओरिजिन है। आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर इसमें a और b बराबर हो गया, a और b बराबर हो गया तो बच्चों ये कुछ नहीं होने वाला है। क्या हो रहा है, a और b बन गया इक्वल हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, x² प्लस y², b के बदले भी a लिखा और a को मैंने a² को कॉमन लिया और इधर मल्टीप्लाई किया, तो a², दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर ऑफ रेडियस a। इसका मतलब स्क्वायर जो है वो एलिप्स का स्पेशल केस है, राइट। अगर आप इसी एलिप्स को अगर इस तरह से ड्रॉ करते हो, अगर y एक्सिस को सेमी मेजर एक्सिस लेते हो, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो y² बाई a स्क्वायर प्लस x² बाय b स्क्वायर होगा इक्वल टू y, राइट। हाँ, अभी अगर हमको इस एलिप्स का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द एलिप्स अगर हमको चाहिए, एरिया ऑफ द एलिप्स अगर चाहिए तो वो होता है सिंपली पाई a इंटू बी। सो दिस इज द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या याद रखना है, इसका इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन है तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, फोकस से एलिप्स के ऊपर का कोई भी पॉइंट, एक फोकस से उस पॉइंट तक की दूरी और उस पॉइंट से दूसरे फोकस तक की दूरी का समेशन हमेशा 2a के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर F2 से Q की दूरी, Q से F1 की दूरी 2a के बराबर, F2 से P की दूरी, P से F1 की दूरी 2a के बराबर। ये दिस रूल इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट ऑन द व्हाट एलिप्स। एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के लिए ये रूल वैलिड होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से एलिप्स के बारे में इतनी जानकारी अभी फिलहाल के लिए हमें काफी है।
इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे जब ग्रेविटेशन जो चैप्टर आएगा उसमें हम एलिप्स को पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उनके बीच में का रिलेशन, बहुत सारे एलिप्स के पैरामीटर्स, उनके बीच में के जो रिलेशन है वहां पर डिस्कस करूंगा। शायद ये सही टाइम नहीं है कि एलिप्स के बारे में इतना भीतर जाने का, राइट। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आखिरी जो कर्व बचा है कोनिक सेक्शन का, वो है हाइपरबोला। ये हाइपरबोला क्या होता है देखते हैं। खासकर हम देखने वाले हैं आगे आने वाले समय में, अगर हम आगे जाके मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उनके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स का नेचर डिसाइड करता है कि उनकी ट्रैजेक्टरी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रैजेक्टरी यानी पाथ होता है, पाथ क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब फोर्स कौन से फॉर्म में है, सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, या फिर उनकी एनर्जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी, उसके हिसाब से उस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी डिसाइड की जाती है। और वहां पर हम पढ़ते हैं आगे एसेंट्रिसिटी, मतलब वो ट्रैजेक्टरी के बारे में बताता है और उस पार्टिकल की एनर्जी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इस एनर्जी के हिसाब से हम पार्टिकल के पाथ का अंदाजा लगाते हैं। यही होता है ग्रेविटेशन में, प्लैनेटरी मोशन में भी हम जब पढ़ते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पाथ एलिप्स होगी या हाइपरबोला होगी, पैराबोला होगी, तो क्या होने वाली है ये हमको उसकी एनर्जी से हमको पता चल जाता है। एनर्जी से एसेंट्रिसिटी पता चलती है, एसेंट्रिसिटी से हम पाथ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। खैर वो तो बहुत आगे की बातें हैं, हम बहुत इनिशियल स्टेज पे है अभी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में वो भी आएगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला कर्व क्या होता है, उसका इक्वेशन कैसा होता है और शेप कैसा होता है कर्व का। हाइपरबोला जो होता है, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो वो हाइपरबोला को दर्शाता है। तो यह हाइपरबोला होगा कैसे, लेट्स सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ली हमने, उसमें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां पर एक y के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को मैं अलग कर देता हूं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो y के बदले हम लिख सकते हैं प्लस आर माइनस बी बाय ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं ग्राफ अगर बना लूं, देखो इसमें x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूं, अगर मैं इसमें प्लस और माइनस, इसमें सिर्फ प्लस अगर मैं लेता हूं, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव होने दो या फिर पॉजिटिव होने दो, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन से अगर ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये ग्राफ अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बना रहा हूं, x के सिर्फ पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, देख सकते हैं आप इस ओरिजिन के इधर सिर्फ x पॉजिटिव रहता है। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर ओनली x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बनाऊंगा, तो अब देख सकते हैं अगर मैं x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल x की वैल्यू, ये पर्टिकुलर वैल्यू है किसी भी x के लिए, एक x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, एक प्लस, मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू x की वैल्यू समथिंग, a की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 1 कंसीडर करता हूं और x की वैल्यू 2 अगर मैं कंसीडर करता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये होगा 4 और ये होगा 1, मतलब √3 होगा, तो y की वैल्यू प्लस आर माइनस बी बाई ए इंटू √3 होगा। तो इसका मतलब फॉर गिवन x इज इक्वल 2 के लिए देयर विल बी 2 y's, एक प्लस y होगा जो ऊपर होगा और एक माइनस y होगा जो नीचे होगा, राइट। इसी तरह से x आपका यहीं से चालू होना चाहिए, यहाँ पर x ये वैल्यूज वर्जित होगी इस इक्वेशन के लिए। अगर x की वैल्यू इस ये रीजन वाला x अगर इसमें डालोगे तो ये y कॉम्प्लेक्स होगा, वो इस पर आएगा भी नहीं। तो x की वैल्यू यहां से आगे कोई भी x की वैल्यू इसमें डालो तो देयर विल बी 2 वैल्यूज फॉर द y, है ना, ऊपर और नीचे, ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसकी वजह से जो ग्राफ है ऐसा आता है। सर x अगर पॉजिटिव डालता हूं तो ऐसे आता है, इसमें अगर x नेगेटिव भी डालूंगा तो माइनस ऑफ x क्या होगा, x अगर नेगेटिव भी डालता हूं तो माइनस ऑफ x क्या होगा,
माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, y की जो वैल्यूज है वैसी होंगी, बस एक्स आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर आप ये ग्राफ सेम टू सेम ये वाला ग्राफ अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो भी सिमिलर इसी तरह का होगा। इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा ये जो हाइपरबोला जो होता है ये इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है हमेशा। डबल दो कर्व्स एग्जिस्ट होते हैं इसमें, इसका मतलब दो कर्व्स एग्जिस्ट है इसमें, राइट। हाँ, ये हमारा पैराबोला है। तो इसका यहाँ पर कहीं तो भी फोकस होगा, ये उसका सेंटर है, यहाँ पर भी और एक फोकस होगा, इसे हम F1 बोलेंगे, इसे हम F2 बोलेंगे। मान लीजिएगा ये जो सेंटर से फोकस तक की जो दूरी है उसे हम C बोलेंगे फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज C, एंड ये डिस्टेंस वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से, इस डिस्टेंस को अगर हम A बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो कर्व है इसका जो इक्वेशन ये होगा। यहाँ पर B जो है, इसमें जो हमने जो B दिखाया है और ये B, इसमें जो A जो है, ये यहाँ जो इस इक्वेशन में जो A दिख रहा है वो सेंटर से इस वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो है, और B का मतलब होता है, B स्क्वायर का मतलब होता है C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है। तो इस हाइपरबोला की क्या कंडीशन होती है, जैसे कि इस पर हमने कोई तो भी पॉइंट लिया, सपोज वी हैव टेकन एनी पॉइंट P, उस कोऑर्डिनेट्स आर x, y, इसकी जो दूरी होती है इस F2 से इस P पॉइंट तक की जो दूरी होती है, F2 से P पॉइंट तक की जो दूरी होती है, और P से F1 पॉइंट तक की दूरी होती है, इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि F2P माइनस F1P, ये जो वैल्यू होती है हमेशा ट्वाइस A के बराबर होती है। ये किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। तो इस रूल को सेटिस्फाई करते हुए अगर आपने बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट किए इसके ऊपर और उनको मिला दिया, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, और इसको हम हाइपरबोला बोलेंगे। द सेम कंडीशन विल बी ओबेड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व आल्सो। मान लीजिए इसके ऊपर अगर हमने कोई एक पॉइंट लिया, क्यों, ये डिस्टेंस भी यही होगा, याद रखिएगा, ये सिमेट्रिक लाइन है दोनों कर्व्स के लिए। अगर हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट लिया तो देखिएगा इसके फोकस से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी, और ये फोकस से ये पॉइंट तक की जो दूरी है, अगर मैं यहाँ पर फिर से ये डिस्टेंस लेता हूँ F1Q, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ F2Q, ये वैल्यू भी हमेशा ट्वाइस A के बराबर ही होगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। इस रूल के हिसाब से अगर हम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस टू कर्व्स, ठीक है। तो यहां पर आई होप समझ में आए, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो वो हाइपरबोला होता है। देखिए किसी भी कर्व को अगर मान लीजिएगा कोई एक कर्व है, जैसे किसी भी तरह का एक कर्व इंफिनिटी तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक कर्व, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन इस कर्व को, ये वाली लाइन अगर इंफिनिटी के पास टच करती है, तो कोई भी लाइन किसी भी कर्व को अगर टच करते हुए जाती है तो उसको हम बोलते हैं टैंजेंट, जिसे हम बोलते हैं टैंजेंट। अगर ये कोई भी कर्व है, पैराबोला ये हाइपरबोला ही होना जरूरी नहीं, किसी भी तरह का एक कर्व है, मान लीजिएगा ये इंफिनिटी तक जा रहा है और ऊपर नहीं, इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है, तो अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, और ये लाइन इस कर्व को, इस नीचे वाले कर्व को अगर इंफिनिटी पे जाकर अगर इसको टच करती है, तो ये वाली लाइन इसकी टैंजेंट होगी, और कहां पर टच कर रही है वो टैंजेंट, इंफिनिटी के पास टैंजेंट, ये टैंजेंट इसको टच करेगी, तो इस लाइन को, इस टैंजेंट को हम बोलते हैं एसिम्पटोट, इसे हम बोलते हैं एसिम्पटोट। मतलब अगर किसी भी कर्व को कोई लाइन अगर इंफिनिटी के पास अगर टच करती है तो उस कर्व को हम बोलते हैं, उस टैंजेंट को हम बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। तो इस पैराबोला के केस में कैसे हो गया एसिम्पटोट, जरा देखते हैं। जैसे सपोज वी हैव a coordinate system like this, जैसे ये एक पैराबोला है हमारे पास और ये दूसरा एक पैराबोला है। अगर आप एक लाइन ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, इनफैक्ट दो लाइन ड्रॉ करते हैं इस पैराबोला के लिए, कौन से वाले पैराबोला के लिए, x² बाई a² माइनस
वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1, इस पैराबोला के लिए जो लाइन बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स होगी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस हाइपरबोला को, सॉरी ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला के लिए इस हाइपरबोला को ये वाली जो लाइन है इन्फिनिटी के पास टच करेगी, तो ये वाला जो टैंजेंट होगा ये इसका असिम्पटोट होगा, इस पैराबोला का असिम्पटोट होगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो टैंजेंट है इसको टच करेगा इन्फिनिटी के पास, ये भी इसका असिम्पटोट। इसके अलावा हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि फिजिक्स में बहुत बार आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप देख सकते हैं अगर मान लीजिएगा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास एक, उसमें y वर्सेस x में इस तरह का रिलेशन है, y इज इक्वल समथिंग कांस्टेंट बाय x है। तो यहां से एक बात तो समझ में आ रही है, अगर x की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। यदि अगर x इन्फिनिटी को जाएगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो y 0 को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और x बढ़ते जाएगा तो y घटते जाएगा, और जब x 0 है तो y इन्फिनिटी है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये ग्राफ थोड़ा सा से ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x 1/x, राइट। तो ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या फिर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये कर्व कुछ ऐसा होगा। इसमें x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, अगर x अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो y भी नेगेटिव होना चाहिए। इसका दूसरा वाला जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। अब इसमें से भी देख सकते हैं ये भी एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला है, ये दूसरा हाइपरबोला है, इनका इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, राइट। तो इस दोनों हाइपरबोला को, ये एक हाइपरबोला एक हाइपरबोला है, इस तरह के जो हाइपरबोला है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं, और इस हाइपरबोला के लिए ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस जो है इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करेगा, सॉरी ये वाई एक्सिस इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करेगा, और ये जो एक्स एक्सिस है इसको इधर वाले पार्ट को इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो ये दोनों असिम्पटोट है इस कर्व के लिए। सिमिलरली ये दोनों नेगेटिव एक्सिस इस हाइपरबोला के लिए असिम्पटोट है। इसके अलावा कुछ और भी तरह के पैराबोलाज हो सकते हैं, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाइपरबोलाज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ पैराबोलाज ऐसे हैं, हमने देखे हैं x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल 1, या फिर कभी कभी पैराबोला ऐसा है अगर y स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो इससे तो हमने देखा। तो चारों पैराबोला मतलब चारों हाइपरबोलास में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। बहुत बार मेरे गलती से मेरे मुंह से हाइपरबोला के जगह पे पैराबोला आ गया, तो आप उसे पैराबोला हाइपरबोला ही कंसीडर करिए। ये वाला हाइपरबोला इसका, ये वाला जो इक्वेशन, तो इसी तरह से ये भी तो हाइपरबोला है। ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है। इसके लिए ये डिस्टेंस अगर मैं ये लेता हूं तो नीचे भी ये डिस्टेंस -8, तो यहाँ पर यू कैन ड्रॉ सेम टाइप ऑफ हाइपरबोला। ये वाला, ये जो हाइपरबोलाज होंगे, ये जो हाइपरबोलाज है ये इस इक्वेशन को करेस्पॉन्ड करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला के, ये दो हाइपरबोला। अब देखते होंगे फर्क है। सो दीज आर द डिफरेंट हाइपरबोलास जिसका इक्वेशन देख के जिसका हमें ग्राफ बनाने को आना चाहिए। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाले डिफरेंट कर्व्स के बारे में अभी तक हमने चर्चा की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम आगे फिजिक्स में बढ़ नहीं सकते आसानी से, क्योंकि इन फिजिक्स मैंने पिछली बार भी बताया था कि फिजिक्स जो होता है बच्चों, इसे हमको बहुत सारे मतलब इसमें हम पढ़ क्या रहे, बहुत सारे पार्टिकल मूव करते हैं, फोर्स लगता है, उनकी ट्रैजेक्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ मतलब किसी भी डिफाइंड कर्व, वो कर्व आपका पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या कुछ एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ बदलते रहती है, तो उनके बीच में का जो कनेक्शन होता है वो भी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, वो मान लीजिएगा सर्कुलर हो सकता है या फिर हाइपरबोलिक हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है दो क्वांटिटीज के बीच में। तो ग्राफ उनके फिर
हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, है ना, स्ट्रेट लाइन, कैसे भी हो सकते हैं। तो ये ग्राफ को अगर मुझे प्लॉट करना है या फिर ट्रैजेक्टरीज को अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे ये ज्योमेट्रिकल कर्व्स जितने भी है उनके इक्वेशंस, उनको कैसे प्लॉट करना है बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये हम आगे जाके हमारी जो जर्नी है वो स्मूथ बनेगी। तो आई होप सब इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से इमेजिन करिए इनको। आप सारे इक्वेशंस को खुद से ड्रॉ कर, इक्वेशन के हिसाब से आप पूरे के पूरे प्लॉट्स को खुद से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए और आसान हो जाएगा फिर। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलस का हिस्सा कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इस कर्व्स को लेके यदि आपको कुछ भी डिफिकल्टी रही हो तो बंदा हाजिर है आपके सामने। आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। राइट, थैंक यू।